गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में नगरीकरण के कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में नगरीकरण तथा नगरों की वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यह स्वतंत्रता से पहले तक नगरों के विकास में अनुकूल भौगोलिक दशाओं, धार्मिक दशाओं, सैनिक शिविरों की स्थापना तथा यातायात की सुविधाओं का यदि योगदान था। एक सामान्य धारणा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण की वृद्धि का प्रमुख कारण नगरों में बढ़ते हुए उद्योग एवं उनसे संबंधित विभिन्न व्यवसाय हैं। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य है, लेकिन औद्योगिक विकास के अतिरिक्त अनेक राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारण भी नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देते हैं। साधारणतः सभी राज्यों की राजधानियों ने राजनीतिक कारणों से बड़े बड़े नगरों का रूप लेना आरंभ कर दिया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना इसके उदाहरण हैं। जबलपुर एवं जोधपुर जैसे नगरों को विकास मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाले प्रमुख केंद्रों के कारण हुआ। कानपुर, बड़ौदा, लुधियाना, अहमदाबाद, नासिक, सूरत तथा कोटा जैसे नगरों के विकास में व्यापार और इलाहाबाद, मदुरई, मथुरा एवं हैदराबाद जैसे नगरों का विकास धार्मिक कारकों के आधार पर हुआ। इन विभिन्न कारणों के बाद भी भारत में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, परिवहन और संचार के साधन, नगर में प्राप्त होने वाले नागरिक सुविधाएं, आर्थिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण कारक हैं। अब जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें हम चर्चा कर लेते हैं। पहले जैसे जनसंख्या वृद्धि। भारत में स्वतंत्रता से पहले तक देश की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी, जिसका 83% हिस्सा गांवों में निवास करता था। स्वतंत्रता के बाद जब यह जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना आरंभ हुआ तो गांवों में कृषि पर दबाव बढ़ने लगा। इस दशा में जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे जैसे नगरों में नए उद्योगों की स्थापना हुई, गांवों में गृह उद्योगों एवं कारीगरी के व्यवसाय का विस्तार होना आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप भी ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग ने नगरों की ओर प्रवास करना आरंभ कर दिया। दूसरा है औद्योगिक विकास। भारत में जैसे जैसे औद्योगिक विकास के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ गया। इन उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं और सह उत्पादों के फलस्वरूप बहुत से नए तरह के व्यवसायों में वृद्धि होना आरंभ हुई। नगरीय उद्योगों में काम करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होने लगी। इसके फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या में एक बड़े भाग ने रोजगार के साधन प्राप्त करने तथा नगरीय उद्योगों में श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए नगर की ओर बढ़ना आरंभ किया। इस दशा ने भी नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि। नगरीयकरण में वृद्धि के लिए केवल औद्योगिक विकास ही प्रमुख आधार नहीं है, क्योंकि औद्योगिक विकास से पहले भी भारत में अनेक पूर्व औद्योगिक नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य की सुविधाओं के कारण हुआ। जो नगर कुछ विशेष वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होते थे, उनमें उन वस्तुओं का विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों का केंद्रीकरण होने लगा।
चौथा है यातायात तथा संचार के विकसित साधन। भारत में स्वाधीनता के बाद सभी गांव तथा नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण हुआ। विभिन्न नगरों के बीच तेज गति से चलने वाली नई ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हुई। इस दशा में कुछ समय पहले जो लोग अपने गांव और नगरों में ही जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें परिवर्तन की उन्नत सुविधाएं मिलने लगी। परिवहन के नए साधनों के फलस्वरूप ग्रामीणों की फसल को बेचने के लिए नगरों से संपर्क स्थापित करने की सुविधाएं प्राप्त हो गई। संचार के नवीन साधनों के फलस्वरूप नगर के लोग इन साधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होने लगे। और पांचवा है नगरीय आकर्षण के कारक। एक विद्वान हुए बर्गल ने अनेक ऐसे कारकों की विवेचना की जो गांवों और कस्बों के लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इनमें नागरिक सुविधाएं, आर्थिक सुरक्षा, शैक्षणिक सुविधाएं तथा मनोरंजन के आधुनिक साधन मुख्य हैं। नगरों में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा शिक्षा आदि की अधिक सुविधा होने के कारण ये गांवों और कस्बों के निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। किसी विशेष व्यवसाय के लिए कच्चा माल, विकसित उपकरण तथा नई जानकारी प्राप्त करने के लिए भी नगरीय जीवन को अधिक सुविधाजनक माना जाता है। और छठा है प्रोत्साहक कारक। नगरीकरण की वृद्धि से संबंधित अनेक दशाओं को बर्गल ने प्रोत्साहक कारक का नाम दिया है। इसके अंतर्गत वे दशाएं होती हैं जो गांवों और कस्बों की कुछ आंतरिक दशाओं के कारण वहां के निवासियों को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसमें गांवों में बढ़ती हुई गुटबंदी, जातिगत असमानताएं, खेती की प्रकृति पर निर्भरता, भू निष्कासन की बढ़ती हुई समस्या तथा नगरों में स्थित ग्रामीणों के नातेदारों की सलाह आदि प्रमुख दशाएं हैं। और सातवां है जजमानी व्यवस्था का विघटन। यानी जजमानी जो व्यवस्था थी भारतीय समाज के अंतर्गत, उसका विघटन होना प्रारंभ हो गया। परंपरागत रूप से गांवों और कस्बों में बहुत सी जातियों के लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार जजमानी व्यवस्था थी। अनेक दशाओं के फलस्वरूप अब जजमानी व्यवस्था से संबंधित लोग जैसे नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, माली, धानुक, तेली तथा पुरोहित आदि अपनी सेवाओं में कुशल होने के बाद भी गांवों और कस्बों में जीवन यापन के समुचित साधन प्राप्त करने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने नगर में जाकर व्यावसायिक आधार पर अपनी सेवा देना अधिक लाभप्रद समझा। यानी नगरों में वो जाकर बसने लगे और अपनी जो व्यावसायिक सेवाएं हैं उनको नगरों में प्रदान करने लगे। इस दशा भी नगरीकरण के विकास का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। और आठवां है राजनीतिक कारक। नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में वर्तमान राजनीतिक दशा भी महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दशाएं भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो नगरीकरण को बढ़ावा देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत से लोगों को उन नगरों में विकास के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं जो राजनीतिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। जिन व्यक्तियों में नेतृत्व की विशेष क्षमता होती है, नगर ही उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त स्थान है। यही कारण है कि अनेक छोटे नगरों यही कारण है कि अनेक छोटे नगरों में रहने वाले लोग उन नगरों की
में आकर बसना अधिक उपयोगी समझते हैं, जो किसी राज्य की राजधानी के रूप में होते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक कारकों का प्रभाव इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सामान्य नगरों की तुलना में उन नगरों की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है जो प्रदेश या केंद्र की राजधानी के रूप में है। धन्यवाद।